प्रेसिडेंट जो चैप्टर है, मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि सबसे पहले तो आप लोगों को पार्ट्स याद करने हैं। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर 1 से 5 तक। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। याद हो गया? ओके, तो ठीक। तो चैप्टर 1 पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक बात करता है। उसके बाद में फिर चैप्टर 1 है, उसके अंदर चैप्टर 1 जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जो कि एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अब इस वाले एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर के अंदर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, अटॉर्नी जनरल है, ये सारे इसी में है। तो हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के अंदर आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है, जो कि पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। तो हम उसके बाद पार्लियामेंट की बात करेंगे। और उसके बाद में पार्लियामेंट के बाद 123 एक ही आर्टिकल है 123, लेजिस्लेटिव मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 जो है वो आपका 124 से लेकर 147 तक आप जुडिशरी के बारे में बात करता है, यूनियन जुडिशरी। तो 147 तक उसके आर्टिकल्स हैं। अच्छा, ये रेंज जरूर दिमाग में रखिएगा क्योंकि बाद में बहुत काम आएंगे ये इस वाले के रेंज। उसके बाद में आर्टिकल 148 से लेकर और 151 तक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आर्टिकल कैग का। तो कैग का जो आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक है, मेन आर्टिकल 148 है। तो ये जो है आपका टोटल चैप्टर 5 है ये। और इस तरह से आपके पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, उसमें से एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का जो मेन एग्जीक्यूटिव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव है, वो प्रेसिडेंट, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक पहले ओवरव्यू हम लेंगे कि प्रेसिडेंट क्या कौन होता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या है। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे। वी आर रिपब्लिक, आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का एक देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। अब इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है ना? अब अगर लोगों के द्वारा चुना जा रहा है प्रेसिडेंट, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि इसका क्या मतलब है कि लोगों के द्वारा चुना जा रहा है? इसका मतलब ये है कि मतलब लोग वोटिंग करेंगे। बट हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर लोग खुद वोटिंग नहीं करते हैं डायरेक्टली, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए हम इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम वोटिंग नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हमारे एमपीज और हमारे एमएलएस, अच्छा एमपीज और एमएलएस को तो हम चुनते हैं, है ना? एमपीज को हम लोग इलेक्ट करते हैं और एमएलएस को भी हम लोग इलेक्ट करते हैं स्टेट के अंदर। आपने सुना होगा एमपी को क्या कहते हैं हिंदी में? सबको पता है एमपी को क्या कहते हैं हिंदी में? है? क्या कहते हैं हिंदी में एमपी को? अरे बताओ भी दो यार, क्या कहते हैं? बिल्कुल, सांसद कहते हैं। ठीक है, एमपी को। एमपी को सांसद कहते हैं, एमएलए को नहीं। ठीक है, और विधायक कहते हैं, चच्चा हमारे विधायक है जो कहते हैं वो एमएलए को कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। ओके। तो सांसद, अच्छा लोकसभा के एमपी को सांसद कहते हैं, राज्यसभा के एमपी को क्या कहते हैं? हम्म? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको भी एमपी ही कहते हैं। ठीक है ना? एमपी, एमपी ऑफ राज्यसभा। तो एमपी ऑफ लोकसभा एंड एमपी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए कोई अलग नाम नहीं है। ठीक, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बस उसमें लोकसभा ऐड किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, उसको हम लोग वोट नहीं करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो वहां पे भी हमने डायरेक्ट वोट नहीं किया था, हमने अपने एरिया के एमएलए, अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, जो कि फिर बाद में फर्दर वोट करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि तो देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग जो है वोट करते हैं, हम लोग वोट करते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, हमारे एरिया के एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, एमपीज एंड एमएलए, और वो भी इलेक्टेड वाले। देखो हमारे यहाँ एमपी एमएलए नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉमिनेटेड वाले इसमें वोटिंग करते हैं, इलेक्टेड वाले वोट करते हैं। अच्छा, ये वोटिंग जो होती है वो कैसे होती है, क्या मैनर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है बात, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देखेंगे
तो 90%, 99% मैं कहता हूँ कि किसी ने इसके बारे में डिटेल में बात नहीं की। बस उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और ऐसे। तो आप लोगों को मतलब ज़्यादातर लोग इसके बारे में, लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले। मेरे ही लेक्चर्स पड़े होंगे जिसमें आपको, अगर होगा इसमें, यूट्यूब पे शायद नहीं है, उस पे टीचमेंट पे, तो जो है उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि एग्जैक्टली इलेक्शन होता कैसे है। तो हमारे यहाँ जैसे सिंपल इलेक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा सा मतलब जैसे हम नॉर्मली इलेक्शन समझते हैं वैसा वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्शन कैसे होता है। तो देखें पहले तो कि वहां पे क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होती है जिसके थ्रू इलेक्शन होता है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या है, और उसके बाद में नॉन ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या होती है, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, किस तरह से मतलब रिप्रेजेंट होते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे वोटिंग होती है, कैसे इलेक्ट होता है एक प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, पहली बात तो कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, एनीवन हु इज इंडियन सिटीजन। अब हमारे यहाँ सॉइलो का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉइलो का कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो बोर्न सिटीजन है, यानी इंडिया में जो पैदा हुआ है, जो सिटीजन है, वही सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे अमेरिका के अंदर क्या है कि जो वहां पे बोर्न सिटीजन है, यानी बाद में उसको अगर सिटीजनशिप मिली है, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई बंदा किसी भी बाय एनी मेथड, चाहे उसने आपने पढ़ा है बाय बर्थ होता है, बाय डिसेंट होता है, बाय नेचुरलाइजेशन होता है, बाय रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी तरह से सिटीजनशिप एक्वायर किया है और वो सिटीजन बन गया इंडिया का, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से एज में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कोई पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट मतलब अगर कोई है गवर्नमेंट पोस्ट पे तो उसको वहां से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो तभी जाके हो सकता है। किसी गवर्नमेंट पोस्ट में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट में उसके जो है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जिसमें 25% से ज्यादा शेयर है, उसमें उसका कोई शेयर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या उसका डायरेक्टर वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जिससे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है प्रेसिडेंट की, कि किस तरीके से कौन प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट होने के यानी लड़ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सिंपल है वही कि इंडिया का सिटीजन हो, 35 साल से एज में ज्यादा हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी प्रॉफिट पोस्ट पे ना हो गवर्नमेंट में, तो वो फिर बंदा जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको जो है 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स उसके साथ होने चाहिए, यानी जो वोटर्स हैं वो उसके साथ में होने चाहिए। ये नहीं कि कोई है ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो गए। फिर आरबीआई के 15,000 हो गया, फिर ऐसे बढ़ता सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है इलेक्शन से पहले। और वो इलेक्शन जो है सिक्योरिटी जैसे हर जगह जमा होती है, कहते हैं जमानत जमा होती है, और अगर किसी किसी से एक मिनिमम वोट से भी कम किसी को मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है बोलते हैं। तो जमानत मतलब नहीं मिलती, यानी कि आप अननेसेसरी वोट खराब करने के लिए लोग ना खड़े हो, मतलब अननेसेसरी जो है जिनका कोई सपोर्टर ही ना हो वो लोग ना खड़े हो इलेक्शन में, इसको डिस्करेज करने के लिए वो किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वो पहले तो खड़ा कौन-कौन कैंडिडेट होगा, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि ए, बी, सी और डी 4 कैंडिडेट खड़े हैं, और आप जो है जैसे एमपी या एमएलए है तो आपको सबको वोट करना है। ध्यान रखिए, जैसे आप जाते हैं, आपने वोटिंग का अगर सुना होगा तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे किसी एक बंदे को वोट करते हैं ना, आप जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब शाबान अली खड़े हैं, रिदा खड़ी हैं, नदीम खड़े हैं, और आपके जो है संजीता खड़ी हैं। अब आप वोटिंग करने जाएँगे तो किसी एक बंदे को वोट करेंगे। यही तो करते हैं आप लोग, इतना तो सुना होगा आप लोगों ने। यही करते हैं ना, या कुछ और करते हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सबको वोट करना है। लेकिन मतलब आप एब्सटेन भी कर सकते हो, किसी-किसी को छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको प्रेफ़रेंस देने हैं उसमें। प्रेफ़रेंस मतलब क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस जैसे मैंने मान लो शाबान अली को दिया, दूसरा प्रेफ़रेंस मैंने जो है संजीता को दिया, तीसरा रिदा को दिया, चौथा जो है मतलब नदीम को दिया। इसी तरीके से कोई आया, उसने पहला प्रेफ़रेंस नदीम को दिया, दूसरा प्रेफ़रेंस रिदा को दिया, तीसरा प्रेफ़रेंस जो है संजीता को दिया, चौथा किसी कोई आया रिदा को पहला प्रेफ़रेंस दिया, कोई आया किसी ने संजीता को पहला प्रेफ़रेंस दिया, दूसरा किसी को दिया, तीसरा ऐसे-ऐसे। यानी मेरे मेरे लिए उसमें वो कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे लिए तो पहला भाई ये बंदा है, ये बनना चाहिए प्रेज़िडेंट। अगर ये ना बन पाए तो दूसरा, ये ना बन पाए तो हम पूछते नहीं है, ये ना तो तीसरा, तीसरा प्रेफ़रेंस किसको दोगे? अब मान लीजिए उसमें क्या होगा कि जैसे कोई एक बंदा है जिसके सबसे कम वोटिंग है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस है ही नहीं उसके, बहुत कम फर्स्ट प्रेफ़रेंस, तो उसको हटा दिया जाए। मतलब है मान लीजिए 50-60 फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, बाकी सब सेकंड, थर्ड प्रेफ़रेंस है, उसकी वोटिंग बहुत कम है, तो उसको एलिमिनेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रिदा को जो है रिदा मान अच्छा जो मुझे शाबान क्यों रिदा को बुरा लग सकता है। शाबान अली को सबसे कम वोट मिले, ठीक है? 1 जो है एक फर्स्ट प्रेफ़रेंस, अब तो शाबान अली हट रहे हैं, लेकिन कुछ तो मेरे चाहने वाले होंगे ही जिन्होंने मुझे फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया होगा। अब क्या होगा कि मैं हट रहा हूँ, तो मेरे वोट ट्रांसफ़र हो जाएँगे। किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे? मेरे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे जिसको मेरे वोटर्स ने सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा।
मेरे वोटर ने सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, इसका मतलब यह है कि जिसने मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया मैं नहीं हूं। तो मेरे बाद सेकंड प्रेफरेंस मान लो कि 50 लोगों ने रिदा को दिया है, तो 50 वोट रिदा को ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो कि 100 लोगों ने जो है नदीम को दिया, तो 100 वोट नदीम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। 7-8 क्या नाम है 20 लोगों ने संजीदा को दिया, तो संजीदा को 20 वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह से क्या नाम है इसी तरह से मतलब होगा, यानी मैं हट रहा हूं तो अब पिक्चर में नदीम, संजीता और रिदा है, लेकिन अब वोटिंग काउंट होगा कि अब कैसे, अब किसका ज्यादा वोट है, फिर उसमें से जो बंदा एलिमिनेट हो रहा होगा, जैसे मान लो काउंट आया तो उसमें लगा कि नदीम जो है उसको कम वोट मिले हैं सबसे, तो नदीम जो है अब तीनों में सबसे कम वोट नदीम के, तो नदीम को हटाया जाएगा, तो नदीम का के बाद जो प्रेफरेंस होगा, मान लो रिदा और संजीता बची, तो रिदा को कुछ ट्रांसफर होंगे, कुछ संजीता को ट्रांसफर होंगे, अब जो बचे हुए वोट हैं अब वो ट्रांसफर हो गए, यानी कि एक मान लो 100 वोट संजीता को मिले और 200 वोट जो है रिदा को मिल गए। अब फाइनली वोट काउंट होगा कि टोटल वोट संजीता और रिदा के बीच में किसका है। अब देखा जाएगा, काउंट हुआ टोटल उनके वो जितने भी वोट्स उनको मिले थे ओरिजिनली, जितने ट्रांसफर हुए सारे की वैल्यू काउंट की जाएगी। वैल्यू काउंट करने के बाद उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। अब वैल्यू मान लो कि 1 लाख वोट टोटल पड़े हैं, उसमें से 2 से डिवाइड करो प्लस 1 करो, यानी कि 50,000 एक वोट, जिससे ज्यादा जिसको मिल जाएगा ही विल बी और शी विल बी सेलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर करते हैं और ऐसे हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि क्या नाम है, अब ये रेदा मान लीजिए कि उनको 1,50,000 एक वोट मिल गए, यानी बाकी तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, रेदा को मिले। दो कैंडिडेट थे तो रेदा इज प्रेसिडेंट नाउ। बात समझ में आ गई या नहीं? प्रेसिडेंट बनते ही बात समझ में आ जाती है तुम्हें हैं? संजीता को पहले संजीता को बुलाओ, वो राइवल थी, वो उसको समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैं सबसे पहले निकला हूँ भाई, बुरा नहीं मानो, सबसे पहले मैं निकला हूँ। समझ में आ गया? हाँ हाँ, यस यस। अब देखो मेरे वोट खराब नहीं हो रहे ना, मैं ठीक है, मान लो कि जिसने मुझे वोट किया, अब देखिए आप जैसे इस वाले पास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसको कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें आप लोग वोटिंग करने जाते हो एमपी एमएलए को, तो वो लोग क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि आपने 100 लोगों ने एक बंदे को वोट किया है, कैंडिडेट को, ध्यान से समझिएगा, 100 बंदे ने एक कैंडिडेट को वोट किया, 101 बंदों ने जो है दूसरे कैंडिडेट को, 101 वाला जीत गया तो 100 वोट आपके तो खराब हो गए ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि है कि नहीं? मतलब जो दूसरे 101 वाला है वो भारी हो गया, तो 100 वोट आपका कोई मतलब नहीं रह गया उसका, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस दिया, अगर आपका बंदा पहला प्रेफरेंस वाला नहीं आएगा तो दूसरा प्रेफरेंस वाला आएगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई चलो मान लो ये ना बन पाए तब फिर कौन? तो आपने बता दिया मेरा दूसरा कैंडिडेट ये है, ये बनेगा, समझ रहे हो ना? तो आप ही की चॉइस मतलब आपकी चॉइस काउंट होगी वन पे और अदर, ठीक है ना? आपका फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट नहीं होगा तो सेकंड होगा, सेकंड नहीं होगा तो थर्ड होगा। आर यू गेटिंग? तो आपके वोट खराब नहीं होंगे, इसमें क्या होता है ना, वोट की वैल्यू खराब नहीं होती है। वोट मतलब ये होता है कि पहला प्रेफरेंस हो सकता है ना मिल पाए तो सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि आप कैडर भी दोगे, जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह, तो आप जब कैडर दोगे तो आप देखो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो भी आप दे रहे हो, हरियाणा, राजस्थान, अब उसमें हो सकता है आपके रैंक इतनी अच्छी ना हो कि आपको पहला आपका प्रेफरेंस वाला कैडर मिल जाए, तो आपको दूसरा कैडर मिलेगा, तो दूसरा जैसे मान लो आपने यूपी, राजस्थान और क्या नाम पंजाब दिया हुआ है, अब आपको पंजाब इतना नंबर नहीं है कि आप यूपी मिल जाए, राजस्थान मिल जाए, तो फिर आपको पंजाब मिलेगा। गेटिंग? थर्ड प्रेफरेंस। देखो जितने जो प्रेफरेंस है, जैसे सेकंड प्रेफरेंस तो किस मान लो कि 30 वोट सेकंड प्रेफरेंस मुझे मिले हैं और 20 वोट तुम्हारे सेकंड प्रेफरेंस रिदा को दिया है, तुम्हारे जो जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, 20 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस रिदा को दिया है और 30 प्रेफरेंस मुझे दिया है। ठीक है, 50 मान 50 कह रहे थे, चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि 20 मुझे दिया, 20 रिदा को दिया और 10 जो है संजीता को दिया, आपके सेकंड प्रेफरेंस आपके लोगों ने, जो आप जिन्होंने आपका फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ठीक है ना, उन्हीं का तो होगा भाई, जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस आपको दिया उन्होंने किसी को फर्स्ट दिया होगा तो उसके ऊपर तो है ही है ना, वो अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा तो उसके प्रेजेंट है ना? आप हट रहे हैं तो आपका जैसे आप जब जा रहे हैं तो आपको एलिमिनेट किया जाएगा, जिन्होंने आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वो लोग उनका जो सेकंड प्रेफरेंस है अब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। तो 30 लोगों ने मुझे मान लो 20 लोगों ने मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो 20 वोट मुझे ट्रांसफर हो जाएंगे,
20 वोट जो है संगीता को उसको रिता को मिले थे, रिता को ट्रांसफर हो जाएंगे, या संगीता को 20 वोट मिले थे तो संगीता को ट्रांसफर हो जाएंगे। 10 वोट रिता को, सेकंड प्रेफरेंस 10 लोगों ने आपके रिता को दिया था तो रिता को 10 वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर काउंट किया जाएगा वो मिला के। ठीक है ना, बात आई समझ? नहीं, ठीक है ना। तो ये है कि आपका सेकंड प्रेफरेंस जो है वो फिर उनको ट्रांसफर होगा, जो जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मेरा बंदा जा रहा है तो मेरा बंदा, मेरा वोट हो गया, मेरे दोस्त ने भी ऐसे ही वोट दिया था किसी को तो उसका ट्रांसफर, ऐसे ऐसे सबका ये जो होता है ना कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस, जितने भी लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा उसका वोट सेकंड प्रेफरेंस वाले के पास जाएगा ना। 40 लोगों ने दिया होगा, 40 का जाएगा 30 का, तुम एलिमिनेट हो रहे हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, ऐसा तो है नहीं कि सबने संजीता को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, कुछ लोगों ने संजीता को दिया होगा, किसी ने रिता को दिया होगा, मुझे दिया होगा। आर यू गेटिंग? तो जितने वोट जिसको सेकंड प्रेफरेंस में जिसको मिले होंगे वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। गेटिंग? ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो आप एक तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, भर भर के पूछा हुआ है, कितने ईयर में पूछा हुआ है ना, मतलब अनकाउंटेबल, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। क्या पूछा है, क्या पूछा है बेटा? ये पूछा है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, और उसमें हमेशा वो चेंज कर देता है, ऑल द मेंबर, ऑल द एमपीज एंड एमएलएस, ऑल द गलत है, ओनली इलेक्टेड एमपीज एमएलएस। ठीक है, कौन? ओनली इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस, नॉट ऑल द। बुक में देखिए आप लिखा हुआ है, पहले पेज पे पहला पैरा, सेकंड पैरा जो है नीचे। ठीक है, बुक है, दोनों एक साथ बैठ जाओ, मैं मार्क करवा दूं, मुझे दो। मेरी बुक सीमा कहाँ ले गई? तुम्हारी बुक ले गई? हाँ, नहीं, सीमा ही उसको पढ़ना ही है। देखो देखो आर्टिकल 52 से लेकर 7, इसमें ये है ना इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो वाला पार्ट है, देख रहे हैं आप लोग? बुक में देखिए जरा, अपनी बुक है ना सबके पास? देखिए जरा, इसमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द, उधर देखो, हाँ ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट यानी एमएलएस, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जहां पे भी मतलब एमएलएस हैं, चाहे दिल्ली और पौंडीचेरी में भी यूनियन टेरिटरी है वहां पे भी होते हैं, तो ये लोग होंगे। ध्यान रखिएगा, 10 nominated member of both houses of parliament and nominated member of the state legislative assembly, elected and nominated, ठीक है, of the state legislative council in case of bicameral, and nominated member of the legislative assemblies of the Delhi and Pondicherry do not represent the house। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर कहीं के भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर। ओके, इलेक्टेड वर्ड ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, दूसरा देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें देखिए हमारे यहाँ पे जो वोट दिया गया है उसमें देखिए ये पहला पॉइंट जो देखिए अगले पैरा पे सेकंड पहला पॉइंट, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है, शैल हैव एज मेनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल ऑफ 1000, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ नहीं, फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी जैसे एक एमएलए के वोट की वैल्यू काउंट करनी है, ठीक है ना, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, टोटल नंबर ऑफ एमएलएस यानी जितने भी स्टेट में टोटल इलेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने मेंबर हैं, ठीक है, तो स्टेट की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 कर दीजिए, इससे एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकलेगी। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए, सोच के बताइएगा, दिमाग लगा के, ठीक है, हर स्टेट के एमएलए की प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एवरी स्टेट हैज द सेम वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए। अभी जल्दी 2017 में आई दिखाया कि एमएलए की जो वोट की वैल्यू है हर स्टेट की बराबर होती है, यूनिफॉर्म होती है, हर स्टेट के एमएलए, जैसे यूपी का एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू, राजस्थान के एमएलए जो है उसकी वोट की वैल्यू, हरियाणा के एमएलए के वोट की वैल्यू, क्या सबकी वोट की वैल्यू बराबर होगी? बताइए सोच के।
ये अलग अलग होगी। नंबर ऑफ सीट्स भी अलग हैं हर स्टेट के अंदर और पॉपुलेशन भी अलग है, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूपी का जो एमएलए है उसकी जितनी वोट की वैल्यू है उतनी राजस्थान के एमएलए की हो, उतनी किसकी, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, ठीक है। वोट की वैल्यू अलग अलग है, ओके। एमएलए की वोट की वैल्यू। अब इसी में क्वेश्चन आता है क्या एमपी के वोट की वैल्यू बराबर है, तो यस, क्योंकि टोटल सारे स्टेट के जब एमएलए की मिला लोगे, सारे स्टेट के एमएलए, उसके जो फॉर्मूला क्या है, एमपी के वोट की वैल्यू के फॉर्मूला सेकंड दे रखा है। एमपी के वोट के फॉर्मूला क्या है, सारे एमएलए की वोट की वैल्यू। तो सारे एमएलए की वोट की वैल्यू मान लो 1 लाख है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के अंदर टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, तो उसको काउंट कर लिया। अब उससे डिवाइड किया तो एक ही नंबर तो आएगा हमारे पास, और कुछ फॉर्मूले में नहीं है। जैसे 1 लाख है, 1 लाख से मान लो कि 1000 है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, तो 10,000 वैल्यू हो गई, 1000 से डिवाइड कर दिया, 10 वैल्यू हो गई ना, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड किया, 10 वैल्यू हो गई, तो 10 इज द वैल्यू ऑफ एन। हर एमपी के वोट की वैल्यू 10 ही होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आसान सी चीज है। एमपी के वोट की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एमएलए के वोट की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि आदमी को सोचना पड़ेगा। आप इतना मैंने सुझवा दिया आपको, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला पढ़ोगे तो सोच नहीं पाओगे। गेट इट? बात आ रही समझ में? नहीं आया समझ में, ठीक है। वोट के जैसे मान लीजिए कि आपके, अच्छा ठीक है, आप देखें यूपी है, यूपी में पॉपुलेशन क्या राजस्थान के बराबर है? राजस्थान की जो पॉपुलेशन उसके बराबर है यूपी की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की। हरियाणा की पॉपुलेशन क्या यूपी के बराबर है? नहीं है ना। किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन जाहिर सी बात है एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, और नंबर ऑफ सीट ऑफ एमएलए भी बराबर नहीं है। एमएलए की जो सीट होती है वो अलग अलग है, ठीक है, ओके। यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, सब जगह अलग अलग है, ठीक है। तो सब जगह जब अलग अलग वैल्यू एमएलए की सीट की वैल्यू है और पॉपुलेशन अलग है, तो जब उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू भी तो अलग आएगी, आएगी नहीं आएगी? ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान की जो एमपी के वोट की वैल्यू होगी, एमएलए की वोट की वैल्यू होगी, वही यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू होगी, ऐसा तो नहीं होगा है। नहीं समझ में आई बात ही समझ में आ रही रिदा? जैसे यूपी का आप देख लो कि यूपी में मान लो कि क्या नाम है, एग्जाम्पल के लिए वो छोटा सा नंबर ले लो, 1000 लोग हैं, और 1000 लोग हैं और 100 सीट है, ठीक है। तो वोट की वैल्यू, एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी हुई, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी हुई, 1000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000, या मतलब मान लो कि 1 लाख है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 एमएलए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/1000। तो जब इसको काटोगे, कैंसिल करोगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 4 जीरोस कट गए, 10 वैल्यू आएगी, एक एमएलए के वोट की वैल्यू यूपी के 10 हो गई। अब मान लो यही 20,000 है किसकी, राजस्थान की, तो 20,000 है और वहां पे एमएलए जो है वो 5 है, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1000 तो 20 हो गया, 20 और उसको डिवाइड करोगे कितने, मतलब मान लो 20, वो क्या नाम, 5 एमएलए हैं वहां पे, तो 5 से डिवाइड कर दो 20 को, तो 4। राजस्थान के एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई 4, तो अलग आई ना। तो ऐसे ही सब जगहों पे वैल्यू अलग अलग आएगी, तो यही कह रहा है कि एमएलए के वोट की वैल्यूज अलग अलग होंगी जब वो इलेक्शन करेंगे, यानी मेरे वोट की, मेरे वोट की औकात उतनी है जितनी मेरे पीछे सपोर्ट है, मेरी जितनी पॉपुलेशन है स्टेट की उतनी मेरी वोट की औकात है। तो सबसे ज्यादा औकात वोट की कहाँ की होगी, जाहिर सी बात है ज्यादातर, या नंबर ऑफ एमएलए उसको कम करते हैं, लेकिन फिर भी औकात इलेक्शन में, प्रेजेंट के इलेक्शन में यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो बात को? और एमपी के वोट की वैल्यू क्या है, तो एमपी जो है उनका टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू जितनी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, तो एमपीज तो फिक्स हैं, हर इस पूरे इंडिया के एमपीज तो फिक्स ही हैं, उसमें तो है नहीं कि क्या नाम है अलग अलग हैं, स्टेट के एमपीज हैं, लेकिन मैं टोटल एमपीज जब बात करोगे तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज फिक्स हैं भाई, 552 जो है टोटल उसमें बैठते हैं, मतलब टोटल की बात करो, इलेक्टेड इलेक्टेड देख लोगे
तो इलेक्टेड 545 लगभग अराउंड 550 अगर वैसे देखा जाए तो इलेक्टेड होंगे लोकसभा में, और 238 जो है, क्योंकि 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, तो 238 राज्यसभा में इलेक्टेड होंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर राज्यसभा में। तो इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो ये यूनिफॉर्म है कि भाई फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है एक वैल्यू आएगी, तो एमपी की वोट की वैल्यू सेम रहेगी सबकी, और एमएलए में क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है और उसी स्टेट से कंपेयर करना है हमें, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन और उस स्टेट की सीट्स अलग अलग है, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? नदीम, आसान है या टफ? टफ है, ठीक है। इलेक्ट्रोल कोटा जो दे रखा है, देखो अगला पेज पे इलेक्ट्रोल कोटा दे रखा है, इसमें ये पहली लाइन से पढ़िएगा जरा थोड़ा सा ना, कि प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल, इसको रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे सिस्टम से होता है, सिस्टम का नाम याद रखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग बाय द सीक्रेट बैलेट। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैंने ट्रांसफर करवाया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि किसी का वोट खराब हुआ, नहीं हुआ? ट्रांसफर करवाया था, अभी जब मैंने मेथड बताया था तो ट्रांसफर करवाया था कि ऐसे ट्रांसफर होगा, बताया था? हैं? तो ट्रांसफरेबल वोटिंग सीक्रेट बैलेट में डालेंगे, ठीक है, तो ये है, दिस सिस्टम इंश्योर दैट द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट, यानी कि एकदम 50% से ज्यादा वोट उसको मिले, ये ना हो कि क्या नाम है बस 20-25% वोट पाके और वो सक्सेसफुल हो गया, इसलिए प्रेफरेंस सिस्टम करवाते हैं। इलेक्टोरल कोटा कहते हैं इसको, देखो फॉर्मूला दे रखा है, नंबर टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, जितने वैलिड वोट पोल्ड हुए, अब एक क्योंकि दो कैंडिडेट खड़े हैं तो 1+1 कर दिया, इसको डिवाइड बाय 2 ही करना होता है मेनली, तो डिवाइड बाय 2 मतलब आधा प्लस 1, यानी आधे से एक ज्यादा जहां पे रहेगा, ठीक है ना, ओके, उसको जितने वोट मिलेंगे बात खत्म, क्योंकि लास्ट में दो ही बचने हैं, ठीक है, लास्ट में दो ही बचने हैं, तो वो उसके हिसाब से मतलब सब एलिमिनेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस अब यहाँ देखिए इसमें दे रखा है, ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली वन बैलेट पेपर, the voter cast his vote required to indicate the by marking 1 2 3 4 against the name of the candidate, this means the voter can indicate as many preference as the candidate is in front, ठीक है, देख रहे हो? ये आपको दिख रहा है कि ईच मेंबर हर बंदा वो 1 2 3 प्रेफरेंस देगा, प्रेफरेंस देख रहे हो ना, जितने मर्जी उतने कैंडिडेट पे वो प्रेफरेंस दे सकता है, समझ रहे हो ना? ठीक, पहले वाला पैरा जो कोटा से नीचे वाले में पैरा में है, देखो आपने प्रेफरेंस दिया, फर्स्ट कर लिया, ओके। नेक्स्ट पैरा देखिए, इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड, पहले प्रेफरेंस वोट काउंट किए जाएंगे फर्स्ट फेज में, इन केस कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोटा इन दिस फेज ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब पहले प्रेफरेंस मान लो सबने एक ही बंदे को पहला प्रेफरेंस दे दिया, शाहबान इज द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एवरीवन, तो कोई पिक्चर में रह गया? खत्म, बात ही खत्म हो गई, मैं इलेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द प्रोसेस उसके बाद में प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर जो होगा वो शुरू होगा, अगर नहीं है तो जो सबके सबसे लीस्ट, देखो द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ लो ना? अब सबसे कम जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको हटाओ, भगाओ, मैंने बताया जैसे, और उसके वो ट्रांसफर करो जो उसका सेकंड प्रेफरेंस है, देखो सेकंड प्रेफरेंस वोट आर टू बी ट्रांसफर विद द फर्स्ट प्रेफरेंस वोटिंग ऑफ द अदर कैंडिडेट, क्लियर है ना? जिसके सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके उसको भगा दो, और जो उसके वोट है उसको ट्रांसफर कर दो उसके सेकंड प्रेफरेंस को वालों को, गेटिंग? और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक ये कोटा आदमी पूरा ना कर ले, यानी आधा से ज्यादा वोट जब किसी को ना मिल जाए तब तक ये चलता रहेगा, क्लियर है? ये प्रोसेस चलता रहेगा, बस अगर ये करते रहे तो फिर आपने बंदे को इलेक्ट कर लिया। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बताओ। एब्सोल्यूट 2/3 होती है, एब्सोल्यूट 50% से एक ज्यादा, टोटल मेंबरशिप के 50% से एक ज्यादा को एब्सोल्यूट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50%, टोटल मेंबरशिप का 50%, टोटल मेंबरशिप लोकसभा की जो है वो 50%, 552 है, लेकिन जरूरी नहीं डेली 552 लोग आए, रिगार्डिंग मान लो कि किसी दिन 400 लोग आए, अब 400 में से 200 से ज्यादा लोगों ने जिसको वोट किया वो सिंपल मेजोरिटी से सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो 276 ही चाहिए, तब 550 का देखेंगे, गेटिंग?
एब्सोल्यूट। और अगर स्पेशल देखना होगा 2/3 देखेंगे। मजा आ रहा है? प्रेजेंट से मतलब नहीं है, अब टोटल जितने भी हैं वोट कर लो, टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% होना चाहिए, बस ये एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है। एक्चुअली इसमें लक्ष्मीकांत भी इज नॉट क्लियर कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या, स्पेशल क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। ये लक्ष्मीकांत ने भी बहुत गलतियां की है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा इलेक्शन, अब दिखाई देता हूँ, आप लोग मानते ही नहीं। चैप्टर खोलो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर खोलो, पीछे अगर एक चैप्टर बाद खोलो, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर खोलो। खोल लिया? अच्छा, अब जरा मेरे भाई एक बार ना अपनी बुक में जरा ये पढ़ना, इसकी चौथी लाइन पढ़ना, ही कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जरा पढ़िए जरा, और दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजोरिटी कह रहे होंगे उसको अब। क्या क्या है? हाँ, तो उसको अंडरलाइन कर लो जरा, इफेक्टिव मेजोरिटी को अंडरलाइन कर लो जरा। मैंने आपके सामने जो बुक खोल रखी है वो, उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मीकांत कहते हैं, उसको भी लक्ष्मीकांत ही कहते हैं, लेकिन कहते हैं 5th एडिशन। क्या कहते हैं? और जरा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए प्लीज मेरे लिए, आप सामने आपके स्क्रीन पे जरा पढ़ेंगे प्लीज मैम। अब मुझे ये बताइए कि इन्होंने ही तो लिखा है अपनी नई किताब में इफेक्टिव मेजोरिटी, और पुरानी किताब में लिखा था एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। आपको समझ में आया? और इससे पुरानी मैं आपको किताब दिखा दूंगा तो उसमें लिखा हुआ है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, इसमें इस वाली किताब में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, ये 5th एडिशन में। 4th इस एडिशन में लिखा हुआ था स्पेशल मेजोरिटी, और अब की वाली किताब जो है उसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव मेजोरिटी। बताइए, ये तीनों लक्ष्मीकांत साहब ने लिखी है भैया, मैं दिखा दूं आपको, टाइटल दिखा दूं, आप लोग नहीं मानेंगे तो। ये लक्ष्मीकांत ही है, 5th एडिशन है, देख लें आप, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है भैया। ठीक है, 4th एडिशन में इन्होंने स्पेशल मेजोरिटी लिखा था। अच्छा, 5th एडिशन का एक वर्जन और था, ठीक है, जो वो उसमें इन्होंने जो है स्पेशल मेजोरिटी लिखा था। इनको मैंने 5 बार मेल लिखा, कम से कम 5 बार मेल किया होगा। हर एडिशन जब ये निकालते थे मैं मेल करता था कि भैया इसको सही कर लो, बहुत गलतियां तुम्हारी उसमें। लेकिन इन भाई साहब ने लास्ट में जाके अपनी जो एडिशन आया, कौन सा, इनको मेल मेरा शायद लेट में मिला, 6th एडिशन में, रिवाइज्ड एडिशन वो भी जो है, उसके अंदर इन्होंने भाई साहब ने चेंज किया है, जो कि सही बात लिखी है। अब आपकी बात सही है, इफेक्टिव मेजोरिटी है आंसर। ठीक है, अब जो किताब है उसके अंदर इन्होंने इफेक्टिव मेजोरिटी लिखा है, उससे पहले जो है इन्होंने बहुत खेल किया है। मैंने तो स्पेशल मेजोरिटी बंदा माने, या क्या नाम है, इफेक्टिव मेजोरिटी माने बंदा, या क्या नाम है आपका, इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी माने, कौन सा माने, कौन सा माने आदमी बताओ। क्योंकि इन्होंने ओल्ड एडिशन जो है उसमें एक में स्पेशल लिख रखा है, जो पुराने लोग बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने तो स्पेशल पढ़ा होगा, और उन्होंने स्पेशल लिखा भी होगा तो गलत करा होगा उन लोगों ने। ठीक है, दूसरा इस वाले 5th एडिशन बहुत चला इनका, 5th एडिशन और 4th एडिशन सबसे ज्यादा चला है। उसके बाद उसमें सबसे पहले गलत लिखा था, उसके बाद में 5th एडिशन चला, 5th एडिशन में इन्होंने जो है ये लिखा, और फिर ये जो आपका आया क्या नाम, ये वाला एडिशन, इसके अंदर देखो इन्होंने साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ भैया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिखा है ना, और उसको डिफाइन भी किया है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एग्रीड बाय द लोकसभा। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, लिखा है। लेकिन आपकी किताब जो अब आई है वो सही है, उसमें जो इफेक्टिव मेजोरिटी है, एक्चुअल में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है। किससे होता है? हाँ, और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है वो आप ये समझिए कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है, वो उस समय के जो मेंबर होते हैं ना, उन लोगों का मेजोरिटी देखी जाती है, यानी वैकेंट सीटों को हटा दिया जाता है। यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, टोटल टोटल मेंबरशिप को देखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से वैकेंसी जब माइनस कर दी जाती है, वैकेंसी मतलब मान लो 20 लोग, मतलब 20 एमपीज नहीं है, मर गए, या मर गए, या उन्होंने सीट छोड़ दी, या जो भी है, उसमें से 20 माइनस कर दो, तो ये 20 जो रिजल्ट आएगा, जैसे 550 थे मान लो, तो 530 का जो है वो मोर देन 50% लोग हैं, तो इसको कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। गेट इट? जैसे भाई सारे लोग तो नहीं एमपी रहते ना, कुछ लोग गायब रहते हैं, कुछ लोग क्या नाम है खाली रहती है, जो वैकेंट सीट्स हैं उनको जब माइनस कर देते हैं तब आता है। तो यहाँ पे लिख दिया होगा, उन्होंने लिखा है।
ही कैन बी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर, कह रहे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। तो राज्यसभा के दादेन मेंबर, दादेन मतलब जितने भी उस समय मेंबर हैं, यानी कि वैकेंसी को माइनस कर दो। अब दादेन भी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि दादेन का क्या मतलब है। मतलब यह है कि जो वैकेंसीज है उनको माइनस करना है, ये नहीं कि प्रेजेंट है। दादेन का मतलब प्रेजेंट वाले नहीं है, ध्यान रखिए कि जैसे इस वक्त मेंबर है, उस समय प्रेजेंट होना एक अलग चीज है, मेंबर होना एक अलग चीज है। जैसे मान लो हमारे स्कूल का कोई स्टूडेंट है लेकिन वो आज प्रेजेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे नदीम आज प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, उसको माना जाएगा। अगर वो छोड़ दे कोचिंग, जैसे सादा मान लो नहीं आ रहा एकदम, मैंने मान लो उसने छोड़ ही दिया है, तो उस समय उसको माइनस कर दिया जाएगा। गेटिंग? तो ये दादेन मतलब हो गया कि वो जो माइनस कर दिया गया। इस यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रही है बात, ये बदले दिन से कंफ्यूज है। किसी ने बोल दिया होगा इफेक्टिव मेजोरिटी, जैसे मैंने भेजा था कि इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, तो इन्होंने वही निकाल के लिख दिया इफेक्टिव मेजोरिटी दादेन मेंबर, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में वो बात समझी नहीं कि वैकेंसी को माइनस करेंगे। अभी इनसे पूछ लो दादेन का मतलब क्या है, आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट की सारी कहानी लिखी हुई है, तो फिर तुम क्या नाम है आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कभी उठा के पढ़ते नहीं है, वो अपने मन से कुछ भी गाते रहते हैं, तो इसलिए गड़बड़ होती है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आएगी, और यही एक गलती नहीं है। मैं बताऊं कि लक्ष्मीकांत, क्यों मैं कहता हूं कि मेरे लेक्चर जरूरी हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ये गलती हो गई। चलो प्रेसिडेंट चैप्टर में ही आ जाओ, प्रेसिडेंट चैप्टर में आओ, वापस बदमाश लोग, अपनी बुक के प्रेसिडेंट चैप्टर में आओ, आ रहे हो? अच्छा, मुझे बताओ कि किसी को पार्डन करना, किसी को माफी दे देना है, हैं? किसी को पार्डन करता है, ये जुडिशियल पावर है ना प्रेसिडेंट के। देखो जुडिशियल पावर वाला पॉइंट देखो, आप लिखा होगा जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लिखा है भैया, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देखो लिखा है। अरे रुको यार, जुडिशियल पावर देखो कहां लिखा है, जुडिशियल पावर, ये रहा लिखा है। इस मैंने पहले भी इनको मार्क करके भेजा है, ये 2-3 साल बाद सही करेंगे इसको। देखो जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने अभी भी सारी तुम्हारी बुक में यही है। जुडिशियल पावर में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ही कैन, सी पॉइंट देखो जरा, सी पॉइंट, सी पॉइंट देखो इसका, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड पनिशमेंट, और सस्पेंड, रिमिट और कमिट एनी सेंटेंस, ठीक है, कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस। ठीक, कौन सी पावर लिखी हुई है, कौन सी पावर है भाई? जुडिशियल पावर, ठीक। अब आ जाओ, अब आ जाओ उसी में आगे अगले पेज पे आ जाओ। देखो पार्डनिंग पावर की जहां शुरुआत हो रही है, ये वाला, ये देख रहे हो, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72। इसमें थर्ड पॉइंट के बाद वाला पॉइंट पढ़ना जरा, नदीम पढ़ो मेरे लिए जरा। हाँ, ठीक है, ओके। तो आ, आगे बढ़ो। इन्होंने साफ साफ यहां लिखा है कि द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, राइट? अच्छा, अब यहां पे आइए आप, ये जो है पीछे, तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर में कहीं पे भी इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है, और इन्होंने सीधे इसको जुडिशियल पावर में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने पावर सारी डिस्कस किया। जुडिशियल पावर में इन्होंने सी पॉइंट में डाल दिया है कि भाई पार्डनिंग पावर जो है, ये पार्डन और रिप्राइव और रिस्पाइट, ये सब जो है क्या है, जुडिशियल पावर की कैटेगरी में डाला, डाला कि नहीं डाला? अब बताओ बच्चा क्या जाने, बच्चा क्या माने कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है, क्या वो जुडिशियल पावर है? या आप ही की किताब में एक जगह जुडिशियल पावर आप लिख रहे हो और एक जगह लिख रहे हो नहीं है जुडिशियल पावर, नहीं है तो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो यानी बिना पढ़े लिख रहे हो क्या, कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट मार रहे हो? और ऐसी बहुत गलतियां हैं, मैं बताता रहता हूं ऐसे, लेकिन ठीक है। तो बताएं, आप लोग बताइए, अब इतना मैंने बता दिया है, तो अब मुझे बताइए आप लोग क्या मानते हैं। चलिए, इसको जुडिशियल पावर मानेंगे, एग्जीक्यूटिव मानेंगे, और मानेंगे तो क्यों मानेंगे, बताइए। whether this is a judicial power or executive power, pardoning power of president is executive power or judicial power? एक जगह उन्होंने जुडिशियल दिया है और एक जगह एग्जीक्यूटिव दिया है, क्या मानेंगे? रिदा क्या मानोगी? रिदा कहेगी जो सर आप कह देंगे वो मान लूंगी बात। क्या कहती रिदा?
जुडिशियल पावर मानेगी, ओके। संजीता तुम क्या मानोगी? जो संजीता कहेगी वो माना जाएगा। क्या मानोगी संजीता? संजीता है ही नहीं क्या पिक्चर में? नदीम तुम कौन सी पावर मानोगे? ओके, तो देखें ऐसा है कि बात तो सही है कि माफ करना है, कुछ और करना है तो वो जुडिशियल पावर है। नहीं, लेकिन मतलब ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। एक्चुअल में जुडिशियल पावर नहीं है। ना, आपकी आवाज नहीं आई संजीता। आप क्या कह रहे हो? चलो आपका भी वोट ले लेते हैं। जुडिशियल पावर या एग्जीक्यूटिव पावर, लिख के बोल दो। वोट ले लेते हैं। ओपिनियन कैन बी टेकन। सही है। ये बढ़िया आंसर था, जो मैं बताऊंगा वो होगा। सही है। ये बता रहे। समा तुम क्या कहती हो? अभी मैं कुछ कहूंगी। मोनी तुम क्या कहती हो? ये क्या होता है? व्हाट डू यू, तुम्हें क्या लगता है? चलो अब पता चल जाएगा। देखो ये एक, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे, तो डोंट वरी। बट मैं कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लक्ष्मीकांत साहब एडवोकेट नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं। देखिए, जुडिशियल पावर नहीं है ये, एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक? क्योंकि देखिए जुडिशियल पावर कब कहा जाता है? जुडिशरी लॉ प्रोसीजर से बंधी हुई होती है, प्रोसीजर कोड से, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब होता है, इससे बंधी हुई होती है। जो उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो सजा लिखी हुई है, ना उससे कम कर सकती है ना उससे ज्यादा कर सकती है, उसी रेंज में कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि चोरी की सजा जो है वो 2 साल से लेकर और 2 साल तक करना है, देना है, यानी 6 महीने से 2 साल तक, मान लो ये लिखा हुआ है, तो 6 महीने दे। 6 महीने से कम नहीं दे सकती, 2 साल से ज्यादा नहीं दे सकती। समझ रहे हो ना? तो या तो 6 महीने दे, या 2 साल दे, या 1 साल दे, लेकिन सजा सजा देगी। ठीक है, बात समझ में? यानी ऐसा वो नहीं कर सकती कि माफ कर दे। जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती। अगर जो कानून में लिखा हुआ है, आईपीसी के अंदर जो लिखा हुआ है, उतनी सजा उसको देनी पड़ेगी, या प्रोसीजर में जो लिखा हुआ है कि इस तरीके से आपको देना, उतना उसको करना पड़ेगा। वो चाह रही है, खूब उसका मन कर रहा है जुडिशरी का कि वो माफ कर दे इस बंदे को, बड़ा अच्छा बंदा है यार, हो गई होगी गलती, लेकिन वो उसको जो कोड में लिखा हुआ है उससे कम या उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकती। अगर लिखा है 6 महीने से 2 साल, तो 2 साल देगी। तो जुडिशरी जो होती है, या जुडिशियल जो पावर होती है, वो हमेशा लेजिस्लेशन की मोहताज होती है, कानून के हिसाब से फैसला करती है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। ठीक? तो जुडिशरी की ड्यूटी है, क्योंकि वो आप इंटरप्रेट करें, आप ही कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, जो मर्जी वो फैसला दे दो। कानून जो है उसी के हिसाब से आपको फैसला देना पड़ेगा, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक? लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको बहुत कुछ देखना होता है, तो वो कभी कभी कानून के दायरे से बाहर भी जाकर काम करते हैं, अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए करते हैं, और चीजें करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को लगता है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इससे क्राइम हो गया, लेकिन इसको माफ कर देना चाहिए, मर्सी मर्सी पिटीशन फाइल कर दें, मतलब माफ कर दें किसी को, और इसलिए माफ कर दें कि यार ये बंदा ठीक है, समाज में अच्छा काम करेगा, लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग माफ नहीं है। क्राइम की सजा है लॉ में, तो जुडिशरी तो सजा देगी। अब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, प्रेसिडेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव उसको लगता है कि यार अच्छा रहेगा पॉलिटिकली अच्छा रहेगा, या मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा, वेलफेयर के लिए अच्छा, क्योंकि एग्जीक्यूशन करना काम एग्जीक्यूटिव का है। अब प्रेसिडेंट को लगता है कि यार ये मर्सी इसको कर दिया जाए तो ठीक है, इसने ऐसे देश में कर दिया था, लेकिन क्राइम तो हुआ है, तो जुडिशरी तो सजा देगी कि भाई इसको फांसी की सजा दी जाती है। अब आपने मर्सी पिटीशन फाइल किया, प्रेसिडेंट को दया आ गई, उसने कन्वर्ट कर दिया आपका, मतलब कि एकदम इक्विटल भी दे सकता है कि एकदम खत्म कर दो। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी है, फूल और कांटे, शायद देखी हो, या ऐसी कुछ फिल्म था, अजय देवगन की कोई फिल्म थी। तो अरे चली जाओ, अरमान के हो सकते, अरे वो मेरा दिमाग खाएंगे वो लोग। अरमान के या किसके, एक बार देख लो कौन है। अब पेरेंट्स आए हैं तो देख लो, एक बार जाके देख लो क्या है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना, या मेरे से बाद में पूछो। अच्छा मैं बता दूंगा। अरे तो ऑफिस तो देख लो अपना, ऑफिस भी छोड़ दिया यार पढ़ाई के चक्कर में। देख रहे हो ऑफिस नहीं जा रही है, कह रही है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, देखने कोई पेरेंट्स आए हुए हैं, उनको ऑफिस नहीं देख रही। प्रिंसिपल किस बात?
ठीक। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, उसको लगता है यार कि मतलब कुछ अच्छा समाज के लिए ये बंदा कर सकता है, फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ कर सकता है, तो लेट्स से ऐसा करते हैं हम लोग इसको एक बार चांस देते हैं। तो जुडिशरी उसको चांस नहीं दे सकता, जुडिशरी उस रेंज में फ्रेमवर्क में ही अगर वो जुडिशरी है, प्रॉपर जुडिशरी प्रोसीजर कोड से बंधा हुआ है, तो जब जुडिशियल फंक्शन करेगा तो वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसके उस वही सज़ा दे सकता है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं दे सकता अपने मन से। लेकिन प्रेसिडेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कोई किसी को भी फांसी की सजा मिली हुई हो या किसी को सजा मतलब जो है मिल गई हो, जुडिशरी ने दे दी, जुडिशरी माफ नहीं करेगा, तो प्रेसिडेंट उसका कम्यूटेशन, रिमिशन, डिस्पाइट ऐसे बहुत सारी तरीके हैं जिससे वो माफ करता है। पार्डन मतलब बिल्कुल माफ कर देना, तो माफ कर सकता है। तो लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जुडिशियल पावर नहीं है। आर यू गेटिंग? ठीक है। जुडिशियल पावर होती तो फिर वो भी प्रोसीजर से बन जाता, फिर उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता, फिर वो अपने मन से काम नहीं कर सकता था, मतलब उसको दया आ जाती तो काम नहीं करता। क्लियर है? नहीं, एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव होगा, ये एक लॉजिक वो दे रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी तो है। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर क्या नहीं है? एग्जीक्यूटिव सिर्फ थोड़ी ना है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर भी तो है। प्रेसिडेंट तो बहुत सारे डायमेंशन में खेलता है मेरे भाई। प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशियल पावर भी है, उसके पास जजेस को अपॉइंट करता है, वो जुडिशियल पावर है उसकी। भाई जजेस के अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन किसका होता है? ठीक है ना? मतलब जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट की जजेस को अपॉइंट करना है जुडिशियल पावर। ठीक है? तो जुडिशियल पावर उसकी है, ऐसा नहीं कह सकती कि वो एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव पावर है। वो जुडिशरी है, वो केस टू केस वेरी करेगा, क्योंकि उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है भाई, 123 के तहत ही है, जितने भी कानून बनते हैं उसके साइन होते हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर भी है उसके पास, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, मैं पढ़ाऊंगा उसके मिलिट्री की पावर्स हैं। ठीक है, सारे पावर्स उसके पास, बहुत सारी पावर है, ये मत सोचिए कि वो एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट एक मेन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो लेजिस्लेचर भी है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ट्रू थोड़ी ना है, वो जुडिशरी में की तरफ भी काम करता है। लेकिन कौन सी जुडिशियल पावर है, कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर है, कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लासिफाई करना जरूरी है। तो दिखाओ एक मिनट, बुक दिखाओ वाली, कोई भी बुक। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि भाई ये जो है हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखिए रहिए अभी, और जहां पे थे आप वहीं पर आइए पहले। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि भाई हमारे यहाँ इंडायरेक्ट है, अभी सब आ रहा है, अभी सब आ रहा है, अभी तो मैंने पावर डिस्कस ही नहीं किया, मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि गड़बड़ कैसे है। तुमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूछ लिया, चर्चा वहां से हो गई कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो क्या है, तो मैंने कहा यार लोग कंफ्यूज हैं, तो मैंने कहा चलो तुम्हें बता दूं, किताबें भी कंफ्यूज है तो मुझसे ही पूछा करो। सही बात यह है कि जब ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाए तब मुझसे पूछ लिया करो, मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। तो अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, जब तुम्हें कोई चीज ना समझ में आए, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, कहीं पे जब फंस जाओ, तो फिर समझने के लिए मेरे पास आ जाया करो बस। बहुत सारे लोग वापस आते हैं पता है, किताबों से नहीं समझ पाते, 10वीं किताब पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता, फिर मेरे पास वापस आते हैं। एक दो जज भी हैं मेरे दोस्त हैं, जब उनके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो मुझे भेज देते हैं टेक्स्ट की, शाबान भाई जरा देखो यार इसमें क्या चीज हो रही। लेकिन अब थोड़ा कम भेजते हैं क्योंकि जानते हैं मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं करता, लेकिन पहले बहुत भेजते थे। ठीक है चलो अच्छा। तो कुल मिलाकर यह है कि सम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, उसका सिस्टम को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि डायरेक्ट ना हो। लेकिन इसमें ये बात थी यार कि डायरेक्ट करो, उसको उतने पावर भी नहीं दे रहे हो आप, फिर डायरेक्ट उसको करो, यानी डायरेक्ट उसको इलेक्ट भी करवा रहे हो, तो डायरेक्ट इलेक्ट करोगे तो प्राइम मिनिस्टर की तरह हो जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने डायरेक्ट इलेक्ट करवाया है तो वो ज्यादा पावरफुल है। फिर प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्ट करा दोगे तो मैं भी उसी प्रोसेस से आया हूँ, मुझे भी जनता ने चुना है, तो मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने नहीं रखा। तो हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में रखा, लगभग सभी लोगों का वोट की वैल्यू काउंट हो रही है, मतलब कहने का ये मतलब है। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो दो तरह से क्वालिफिकेशन है। एक क्वालिफिकेशन तो वही मैंने जो बताया सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन वाले पार्ट पे आ जाओ। क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड एज इलेक्शन। और ध्यान रखिएगा एक बात यार रट्टा मानिएगा, उसके अंदर लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने की यानी एमपी बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एमपी होना नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एमपी का इलेक्शन लड़ सकता हो। गेटिंग? और कोई
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब गवर्नमेंट के किसी पद पे नहीं होना चाहिए, कोई मतलब आईएएस ऑफिसर वगैरह ना हो, किसी गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो उसमें कोई डायरेक्टर वगैरह ना हो, इस तरह की चीज ना हो। फिर ये होगा उसको वो 15,000 रुपए, अच्छा 15,000 ही है अभी क्या सिक्योरिटीज की? ओके, तो 15,000 ही सिक्योरिटी दे रखी है भाई, अभी 15 आपके में 15,000 है सिक्योरिटी आरबीआई के पास। ठीक है, सिक्योरिटी है वो 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। और 50 बंदे इलेक्ट्रोल और 50 सपोर्टर, इसके 50 इलेक्ट्रोल एज अ प्रपोजर। प्रपोजर होता है, आप जो को पता है कि जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो एक बंदा प्रपोजर, दो बंदा, चार बंदा प्रपोजर रखे जाते हैं। कोई छोटे भी इलेक्शन में भी प्रपोजर होता है, जिसको प्रपोज करता है उसके तरफ से होता है। तो ऐसे प्रपोजल, लेकिन वो वोटर होना चाहिए उस एरिया का। इसी तरह से जो एमपी या एमपी जो होते हैं वो वोटर्स हैं, तो वो प्रपोज करेंगे, 50 एमपीज उसके पास होने चाहिए जो एज अ प्रपोजर, और 50 उनको सेकंड करने वाले। सेकंड मतलब सेकंडर, पहले 20-20 था, ये बाद में अमेंड करके इसको 50-50 कर दिया गया। तो 20 के बजाय इसको 50 करा गया बाद में। तो बोला गया कि क्या नाम है इतना, और अगर 1/6 वोट आपको नहीं मिला, ठीक है ना, तो ये सिक्योरिटी भी आपकी जब्त हो जाएगी। ये होता है हर जगह यही है, अगर आपकी सिक्योरिटी जो जितना 15,000 रुपए जमा किया है, अगर आप 1/6 भी आपको वोट नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी गई आपकी। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि मतलब नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाया जाए, इसीलिए सिक्योरिटी जमा की जाती है 15,000। तो 15,000 कौन सी बड़ी बात है, सिक्योरिटी जब भी होगी, लेकिन बेइज्जती होती है एक्चुअली, सिक्योरिटी इतना भी वोट नहीं मिला कि सिक्योरिटी बचा पाओ, 1/6 भी वोट नहीं मिला, ये होता है। तो बाकी ये है कि 50 बंदे आपके सपोर्ट में होने चाहिए एज अ प्रपोजर, और 50 बंदे एज अ सेकंड, सेकंड मतलब उसको साथ देने वाले उसके। तो यानी 100 बंदे लगभग आपके पास है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी 100 वोटर्स आपके पास कम से कम होने चाहिए। ये कहने का मतलब ये है, तो ताकि नॉन सीरियस लोग ना आए। ओथ इसको कौन दिलवाता है? अच्छा आप बताइए मुझे, किसी को याद है कि ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? किसी को पता है ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? सबको पता होगा यार, तुम लोग सोच रहे हो कि कौन दिलवाता होगा ओथ, बताओ कौन दिलवाता है? नहीं पता है? अरे ये तो आसान चीज, बचपन, ये तो क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें, जामिया उमिया में अक्सर आते रहते हैं और जगहों पे आते रहते हैं। हैं? हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें क्या कंफ्यूज होना है, सीजीआई। ठीक है ना, वो जो है मतलब एग्जीक्यूट करने का, ऑफिस को एग्जीक्यूट करने का और प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का ओथ लेता है, और ये ओथ जो होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, और अगर वो ना हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हर जगह है, अगर चीफ जस्टिस करवा रहा है और चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये करवाएगा। ठीक है, ओके। और ठीक है, अच्छा अगर इसको रिजाइन करना हो प्रेसिडेंट को तो किसको रिजिग्नेशन देगा? अगर उसका मन करे कि भाई मेरे को रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन करेगा? बोलो भाई। अब तुम सोचते हो यार सबसे हाईएस्ट पोस्ट तो उसका है, तो वो किसको रिजाइन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको करेगा? जब भी ये ध्यान रखिएगा, लोअर पोस्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा दो जगह पे याद रखिए, प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन अगर अपना लिखेगा तो एड्रेस करेगा वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई मैं जा रहा हूं तू संभाल ले। ठीक है ना, तो रिजिग्नेशन वो देगा, वैसे चीफ चीफ जस्टिस को लोगों को लगता है कि देगा, लेकिन नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देगा। अगर रिजाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा। और इसी तरह से स्पीकर जब रिजाइन करता है लोकसभा का स्पीकर, तो वो डिप्टी स्पीकर को रिजिग्नेशन देता है। ठीक है, क्लियर? ये देखिए, और ये कहां लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये इसमें देखिएगा, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ 5 years ऑफ द डेट, ये 5 साल तक रहता है। हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी हम लोग तो यानी वो ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओके। और अगर क्या नाम है उसको रिजाइन करना हो तो किस करेगा? 5 साल करता है, लेकिन अगर उसका मन कर रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गई बात? हाँ,
ओके, समझ में आ गया। तो देखिए अभी तक तो हम थोड़ा-थोड़ा रिप्रेजेंट हमने शुरू कर दिया है। अब देखिए इसमें ये है और कुछ पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो पावर अब देखिए पावर इस चैप्टर में 17.7 पे देखिए क्या लिखा हुआ है पावर। एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। तो ये सारे पावर्स को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि यूपीएससी के अंदर पूछ लेता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द जुडिशियल पावर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिलिट्री पावर। तो उसको अलग-अलग क्लासिफाई करने की जरूरत है, तो हम सारे पावर्स को एक बार देखेंगे। लेकिन उससे पहले और भी कुछ बातें हैं जो हमें करनी है कि कैसे इलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा। तो ये हम कल इंशाल्लाह कल चर्चा करेंगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट समझ में आने लगा होगा। आ रहा है कुछ? ठीक है। बुक इसमें आपकी हेल्प करेगी काफी। कुछ गलतियां हैं तो उसको मैं मार्क करवा दूंगा, उसको रेड पेन से मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो जो जहां गलती होगी वहां पे आप मार्क कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लक्ष्मीकांत साहब ने ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है, कोई ऐसे नहीं बात है। बट ये है कि अब ये है कि अगर जहां पे कुछ कमी, देखो नोबडी इज परफेक्ट, है ना। तो कहीं अगर कुछ कमी है तो उसको मार्क कर लीजिए बस, बाकी सब ठीक है। ओके फाइन। तो पढ़ते